हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए थे, जिसमें हमने वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने शुरू किए थे जो कि बी और सी से बिगिन होते हैं। बी वाले हमने सारे फिनिश किए थे, सी वाले इडियम्स को हमने स्टार्ट किया था। आज भी हम इस सेशन में वो इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे जो कि स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनकी शुरुआत होती है सी से, मतलब सी लेटर से जो इडियम्स स्टार्ट होते हैं उनको आज हम यहाँ पर लर्न करेंगे। साथ ही साथ हम वो इडियम्स स्टार्ट करेंगे जो कि डी से बिगिन होते हैं, मतलब उनकी स्टार्टिंग डी से होती है, और वो इडियम्स को स्टार्ट करेंगे जो कि ई से, मतलब ई लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो हम सी, डी और ई लेटर्स से स्टार्ट होने वाले मुहावरों को इस पूरे सेशन में लर्न करेंगे। तो चलिए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं, इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। तो ईडियम से बातें करने में बड़ा मजा आता है, और जितने भी ईडियम्स हमने अभी तक पढ़े हैं, उम्मीद है कि आप उन ईडियम्स को भलीभांति अपने वाक्यों में प्रयोग भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ उनको स्मरण भी करते हुए चल रहे होंगे। तो आइए इस सेशन में भी हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी सी से ही शुरुआत करेंगे, मतलब उन इडियम्स की शुरुआत करेंगे जो कि बिगिन होते हैं सी से, जिनकी शुरुआत सी से होती है। तो फर्स्ट इडियम यहाँ पर मिलता है हमको 101, मतलब 101, क्योंकि 100 इडियम हम ऑलरेडी 100 इडियम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है कोल्ड रिसेप्शन। अब आपको याद होगा कि हम कोल्ड वर्ड से रिलेटेड ही बहुत सारे इडियम्स को हमने पिछली बार पढ़ा था, जिसमें हमने कोल्ड ब्लड, कोल्ड मर्डर पढ़ा था, इसी तरह से कोल्ड फीट पढ़ा था। तो ऐसे ही आया है कोल्ड रिसेप्शन। अब इसका अर्थ क्या होता है भाई? ऊपरी मन से सत्कार करना। मतलब हम मन से किसी को सत्कार नहीं करना चाहते, बस फॉर्मेलिटी के लिए किसी को हेलो या नमस्ते कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद ग्रीट करने का हमारा मन ना करता हो, उनसे बात करने का, लेकिन सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग उनसे सत्कार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको आप कह सकते हैं ग्रीट करते हैं। तो वो सिर्फ ऊपरी मन से, मतलब हमारा रियल में खुद का मन नहीं है, बट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। तो इसका सेंटेंस होगा, आई वंडर व्हाई शी गेव हिम सच अ कोल्ड रिसेप्शन। मुझे समझ नहीं आया कि उसने उसको एक कोल्ड रिसेप्शन, मतलब ऊपरी मन से सत्कार क्यों किया है ना। तो मतलब शायद उसका मन नहीं था, बस ऊपरी मन से उसने ऐसा किया। तो ये होता है ऊपरी मन से सत्कार, मतलब कोल्ड रिसेप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास कोल्ड शोल्डर। अब देखिए कितने सारे इडियम्स हैं जो कोल्ड वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और हमने देखा होगा अक्सर कोल्ड वर्ड जहां पर आ जा रहा है, ये कुछ ऐसा इडियम बन जा रहा है जो एक नेगेटिविटी को लेकर आता है ना, एक नेगेटिव मीनिंग को लेकर आता है। कोल्ड शोल्डर का मीनिंग है किसी का साथ अप्रिय लगना। ठीक है, किसी का साथ अप्रिय, मतलब कोई एक ऐसे व्यक्ति का साथ है जो कि अच्छा नहीं लगता हमको, मतलब उस व्यक्ति के साथ रहना हमको अच्छा नहीं लगता। या आप कह सकते हैं कि अगर वो हमारे साथ है तो हम खुश नहीं है, अप्रिय लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो जैसे ही ट्राइड टू टॉक टू हर बट शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर। ओके, उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कोल्ड शोल्डर दिखा दिया, मतलब ऐसा दिखावा किया, ऐसा दिखाया कि जैसे उसको उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कम ऑफ एज। तो इसका मीनिंग होता है बालिग हो जाना। कम ऑफ एज मतलब एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेना। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बालिग होने की एज होती है 18 ईयर्स, है ना। तो 18 ईयर्स को अटेन कर लेना, मतलब मेजोरिटी को, मेजर को। जैसे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एजेस हैं, माइनर एंड अनदर इज मेजर। तो मेजर को, मेजर एज को अटेन कर लेना। तो इसका टेंस होता है, नाउ दैट यू हैव कम ऑफ एज यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस। कि अब तुम उस उम्र में आ चुके हो कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, या तुम्हें लेने चाहिए। नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं, कम ऑफ इट। अब इसमें ओ डबल एफ ऑफ है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है अवांछित आदत को छोड़ना। मतलब कम ऑफ इट डजंट स्टार्ट विद बूस्टिंग अगेन, विद दैट बूस्टिंग अगेन, मतलब दोबारा से उसको करना शुरू मत कर देना, अब उस आदत को छोड़ दो। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ये भी सी से बिगिन हो रहा है, कम टू एन एंड। अब मतलब एक एंड पर आ जाना, मतलब एक पॉइंट पर एक मुद्दे को खत्म कर देना और उस पॉइंट पर आ जाना। तो समाप्त हो जाना, किसी चीज को समाप्त कर देना।
तो इट वॉज सच बोरिंग फिल्म दैट आई थॉट इट वुड नेवर कम टू एन एंड। वो एक इतनी बोरिंग फिल्म थी, ऐसा लग रहा था जैसे खत्म ही नहीं होगी कभी। तो कम टू एन एंड मतलब पता नहीं कैसे कैसे करके खत्म होगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बोरिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुक्स या कुछ मूवीज हमको इतनी बेकार लगती हैं, इतनी बोरिंग लगती हैं कि हमें लगता है कि भगवान ये खत्म कब होगी, है ना। तो वो दैट इज नोन एज कम टू एन एंड, मतलब फिनिश हो जाना किसी चीज का। कम टू लाइट, तो इसका अर्थ होता है पता चल जाना। द कॉन्स्पिरेसी केम टू द लाइट एट द राइट टाइम एंड प्लॉटर्स वर अरेस्टेड। जितने भी प्लॉटर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, वो सब अरेस्ट कर लिए गए। और कॉन्स्पिरेसी मतलब जो उनका षड्यंत्र था, साजिश थी, वो लाइट में मतलब वो बिल्कुल पता चल गई सबको, सबकी नजरों में आ गई एट द राइट टाइम, सही वक्त पर, है ना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है कम अप टू। तो नेक्स्ट इडियम हो जाता है हमारा कम अप टू। इसका अर्थ होता है बराबर हो जाना, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पर अटेन कर लेना, ठीक है। तो एक बराबर हो जाना, समान हो जाना। तो इसका सेंटेंस लिख सकते हैं, द प्रॉफिट फ्रॉम दिस डील विद मेसर्स रेणुका एंटरप्राइज हैज नॉट कम अप टू माय एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो डील हमने की मिसेस रेणुका एंटरप्राइज मेसर्स रेणुका एंटरप्राइजेस के साथ, वो हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी या हमारी उम्मीदों तक नहीं पहुंच पाई। नेक्स्ट है कम अप विद। अब कम अप टू एंड कम अप विद, देखिए थोड़े थोड़े प्रपोजिशन से जो मीनिंग है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो आपको इन प्रपोजिशंस का और इनके अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब कम अप विद का मतलब क्या होगा, उत्तम विचार होना, ठीक है। कम अप विद मतलब एक बढ़िया आइडिया आ जाना, तो उसके लिए हम कम अप विद का प्रयोग करते हैं। तो आई मस्ट से यू हैव कम अप विद एन एक्सीलेंट आइडिया। तो जब भी कोई हमें बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है तो हम लोग उसमें यूज करते हैं कम अप विद। आई हैव कम अप विद अ ग्रेट आइडिया, मतलब मैं एक बहुत अच्छे आइडिया मेरे मन में आया है, मेरे दिमाग में आया है, तो उसमें हम कम अप विद का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कमांडिंग व्यू। तो इसका मतलब हो जाता है ऊंचाई से दिखने वाला दृश्य, ओके, जो बहुत ऊंचाई से दिखता है, दैट इज कॉल्ड कमांडिंग व्यू। Come, we can go up and get a commanding view of the harbor from the hilltop. मतलब हार्बर का एक बहुत कमाल का व्यू, कमांडिंग व्यू देख सकते हैं हम, ऊंचाई से दिखने वाला बहुत ही अच्छा दृश्य है और जो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कमांडिंग व्यू। ओके, नाउ इडियम है कंफर्म्ड बैचलर। तो इसका मतलब होता है नामजद कुंवारा, मतलब एक ऐसा कुंवारा व्यक्ति जिसका जिसका सबको पता है कि हाँ ये व्यक्ति कुंवारा ही है। जैसे अगर जोक्स अपार्ट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सलमान खान ही इज द बैचलर, तो उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो वो नामजद कुंवारा मतलब कंफर्म्ड बैचलर है। तो इज ही गोइंग टू मैरी लेट और इज ही अ कंफर्म्ड बैचलर, मतलब कंफर्म्ड बैचलर की मतलब वो हमेशा वही रहने वाले हैं, ठीक है। तो उनका नाम ही ये लग चुका है, ठीक है। corresponding to, इसका मीनिंग होता है मिलता जुलता होना। While digging in the field other day, I found an old coin corresponding to the one shown in this picture. मतलब वो बिल्कुल उसके जैसा दिखने में है जैसे कि पिक्चर में है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो corresponding to मतलब मिलता जुलता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि हम कोई ड्रेस लेकर जाते हैं कि ऐसा मिलेगा, अच्छा ठीक है तो इससे मिलता जुलता मिल जाएगा, तो मतलब मिलता जुलता मतलब corresponding to, not same as but corresponding to। नेक्स्ट इडियम है, ये भी सी से बिगिन होता है, कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, जिसने बहुत सारे ग्राउंड को कवर किया हो, मतलब विस्तार से कहना। तो कुछ ऐसा बताइए, कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, तो विस्तार से कोई बात कही है, मतलब पूरा डिस्क्राइब करके। In his very first lecture, the professor covered a lot of ground, मतलब covered a lot of ground मतलब बहुत ज्यादा विस्तार से समझाया, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके डिटेल में समझाया। तो दैट इज कॉल्ड covered a lot of ground। नेक्स्ट इडियम है क्रिएचर कंफर्ट्स। इसका मीनिंग होता है शारीरिक सुख चैन की चीजें। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग रिच ही वुड इक्विप हिज मैंशन विद ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स, मतलब बिल्कुल जितने भी तरह के कंफर्ट्स हो सकते हैं, जितने भी शारीरिक सुख चैन की चीजें हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उन्होंने अपने घर में वो हर चीज रखी जिससे शारीरिक सुख और चैन मिल सके। मतलब हर तरह की मशीन उनके घर में है जिससे कुछ भी काम ज्यादा नहीं करना पड़ता, सब काम ऐसे ही हो जाता है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स, अब आपने देखा होगा ना कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, इसका मतलब ये है कि झूठे आंसू, है ना। तो बनावटी आंसू मतलब झूठे फेक आंसू, ऐसा नहीं कि आपको रोना आ रहा है, आप बस बनावटी आंसू है, अदरवाइज दुख आपको बिल्कुल नहीं है।
तो he shed crocodile tears at the loss incurred by his friend. ओके, उनके फ्रेंड को लॉस हुआ है लेकिन उनको दुख नहीं है, वो सिर्फ फालतू के आंसू बहा रहे हैं, मतलब दिखावटी। इडियम है क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम। इसका मीनिंग होता है समस्या का मुख्य भाग। क्रक्स मतलब मुख्य भाग। तो द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज हाउ वी आर गोइंग टू रेज द फंड्स वी रिक्वायर फॉर दिस प्रोजेक्ट। मुख्य रूप से प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ तो ये है कि हम फंड कहाँ से रेज करेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंड को रेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम। अब सोचिए, कोई भी अगर आप इस तरह से बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या मतलब क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है। तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखिए, अगर इसे थोड़ा सा हम लगाएं तो क्राई मतलब रोना, किसके लिए रोना, स्पिल्ट मिल्क मतलब मिल्क जो बह गया, दूध जो गिरा हुआ है उसके लिए रोना। इसका मतलब है व्यर्थ खेद करना। मतलब अब देखिए, जैसे दूध है वो गिर गया, ठीक है, नुकसान हो गया, लेकिन उसके लिए बैठकर रोते रहना वो कोई सही बात नहीं है। फिर अपने लिए और कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अब हम उसे सही नहीं कर सकते। तो बेकार में किसी के लिए दुख कर रहे हैं हम, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। तो इन द बिगनिंग ओनली आई हैड टोल्ड यू दैट वाज अ बैड बार्गेन, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क नाउ। नाउ कर्टेन लेक्चर, तो इसका मीनिंग हो जाता है एकांत में पत्नी का पति को कोसना। नाउ the hand-packed husband had to endure a curtain lecture every night. Okay, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कट अ सॉरी फिगर, तो बोलते हैं अयोग्य सिद्ध होना। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कि आप इनकेपेबल प्रूव हो जाए, मतलब ये प्रूव हो जाए कि आप केपेबल नहीं है, यू आर अनकेपेबल और इनकेपेबल, है ना। तो सेंटेंस व्हेन आस्क्ड टू मेक अ स्पीच ही कट अ सॉरी फिगर। ओके, कट आउट फॉर, इसका मीनिंग होता है योग्य है। विकास इज नॉट कट आउट फॉर आर्मी, मतलब विकास आर्मी के लायक नहीं है। ईडियम कट टू द क्विक, तो इसका मीनिंग होता है मर्म भेदी बात कहना। तो your reproaches cut him to the quick. ओके, नेक्स्ट ईडियम है डांस अटेंडेंस नो वन। अब ये ईडियम्स वो हैं जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अब डी लेटर की शुरुआत हो चुकी है, और अब हम उन ईडियम्स को पढ़ेंगे जिनकी शुरुआत डी से होती है। तो ईडियम है डांस अटेंडेंस ऑन वन। ओके, इसका मीनिंग हो जाता है आगे पीछे घूमना, और सेंटेंस हो जाएगा ही डांस्ड अटेंडेंस ऑन हर ऑल द टाइम बट शी इग्नोर्ड हिम। ओके, मतलब वो डांस अटेंडेंस मतलब वो उसके आगे पीछे घूमता रहा लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो डांस अटेंडेंस ऑन वन। डे इन डे आउट, इसका मतलब होता है रोज रोज, डे इन डे आउट। ही वर्कड डे इन डे आउट टू पास हिज सीए एग्जामिनेशन, मतलब उसने दिन रात मेहनत की अपने सीए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ईडियम है डेड अगेंस्ट, इसका मीनिंग होता है बिल्कुल खिलाफ। सेंटेंस हर मदर इज डेड अगेंस्ट हर एक्टिंग इन द फिल्म्स, मतलब वो एक्टिंग करने के बिल्कुल ही खिलाफ है, मतलब वो नहीं चाहती कि उनका बेटा एक्टिंग करे, तो वो उसके बिल्कुल ही खिलाफ है, तो मतलब डेड अगेंस्ट। ओके, डेड लेटर, तो ये होता है गलत पते के कारण डाकघर में पड़ा रहने वाला पत्र, मतलब उनको लेटर का एड्रेस नहीं मिला इसलिए वो अपने घर में ही रहता है पत्र। सेंटेंस एज देयर वाज नो एड्रेस ऑन द लेटर इट वेंट टू द डेड लेटर ऑफिस। डेड लेटर ये हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, इसके देखिए डेड लेटर के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दूसरा मीनिंग है लागू नहीं किए जाने वाला कानून, मतलब कोई एक ऐसा कानून जिसको लागू कभी नहीं किया गया, बना लेकिन लागू नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो सेवरल एनेक्टमेंट्स स्टिल ऑन द स्टैच्यू बुक आर नाउ अ डेड लेटर। नेक्स्ट आ जाता है डेड लॉस, तो इसका मतलब होता है कतई पूरा ना होने वाला नुकसान। तो ये हो जाता है he invested quite a lot of money in paper business but it proved to be a dead loss. Okay, मतलब जो नुकसान की भरपाई ना की जा सके। डेड ऑफ नाइट, तो आधी रात को, डेड ऑफ नाइट मतलब जो आधी रात होती है उसको डेड ऑफ नाइट बोला जाता है। तो द थीफ एंटर्ड द हाउस एट द डेड ऑफ नाइट, मतलब आधी रात को, ठीक है, तो आधी रात के लिए हम लोग डेड ऑफ नाइट बोलते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर एट द डेड ऑफ नाइट,
मतलब आप डेड ऑफ नाइट में इतनी आधी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें भी डेड ऑफ नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है डेड साइलेंस, पूर्ण स्तब्धता, मतलब बिल्कुल शांति। देयर वॉज डेड साइलेंस इन द डेजर्टेड हाउस। डेजर्टेड हाउस मतलब एक ऐसा घर जिसका कोई जहाँ कोई दूर से दूर तक नहीं है, बिल्कुल ऐसे रिमोट एरिया में वो है, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल खाली अलोन पड़ा हुआ घर है और उसमें बिल्कुल डेड साइलेंस, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से शांति है, पूरी तरह से शांति। नेक्स्ट इडियम है डेड टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। अब डेड मतलब इतना थका हुआ कि जैसे डेड बिल्कुल मरा हुआ लगे, है ना, तो डेड टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ। तो having walked 4 meals, I felt dead tired and immediately fell to sleep. Immediately fell asleep. Next idiom है dish something out. इसका अर्थ होता है बहुत सफाई से आलोचना करना। Sentence: He is a glib talker and very good at dishing out flattery. तो ऐसे हम dead dish something out का प्रयोग कर सकते हैं। He is a glib talker and very good at dishing out flattery. Okay. डुआ सिटी, शहर में घूमकर आकर्षक स्थान देखना। ओके, while I do the city मतलब जब मैं शहर घूम रही थी, you can relax in the hotel and watch the television. नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम है डू अवे विद। ये बहुत ही फेमस इडियम है जिसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। तो द मर्डरर सीम्स टू हैव डन अवे विद द बॉडी। ओके, डन टू डेथ, तो इसका मीनिंग होता है मार डालना। ओके, द पुअर मैन वाज डन टू डेथ बाय रिपीटेड लाठी ब्लोज ऑन द हेड। नेक्स्ट इडियम है डू वेल, इसका मतलब है प्रगति करना, यश पाना। ही इज डूइंग क्वाइट वेल इन हिज न्यू बिजनेस। डॉग ईयर्ड बुक, ये होता है जिस पुस्तक में पन्नों के कोने खास वाक्यों या परिछंदों की निशानी के तौर पर मुड़े हुए हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा एक पेज है, उसको इस तरह से आपने साइड से मोड़ दिया, ये कहने के लिए कि हाँ ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से मोड़ा हुआ होता है पेज को। या फिर एक ऐसी निशानी होती है कि हाँ किसी व्यक्ति ने इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो वो होता है डॉग ईयर्ड बुक। दिस डॉग ईयर्ड बुक सजेस्ट दैट यू हैव रेड इट केयरफुली एंड मार्क्ड द इम्पोर्टेंट पेजेस, और इसलिए आपने पेजेस को अच्छे से इम्पोर्टेंट पेजेस को मार्क किया। डाउन एंड अबाउट, सॉरी डाउन एंड आउट, अ फ्रेज है डाउन एंड आउट। हतोत्साह होना, मतलब ही वॉज विदाउट मनी एंड विदाउट फूड इन जस्ट डाउन एंड आउट, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो होता है डाउन एंड आउट। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉ आउट अ पर्सन, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध चतुराई से उससे जानकारी प्राप्त करना। ओके, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वांट्स टू रिलेक्टेंट टू से एनीथिंग, बट इन द एंड आई मैनेज टू ड्रॉ हिम आउट। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉ लाइन, मर्यादा तय करना। आई कैन एट द मोस्ट गिव यू 1000 rupees एंड देन आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉप अ लाइन, इसका मीनिंग होता है छोटा सा पत्र लिखना। आज सुन एज आई गेट टू बॉम्बे आई ड्रॉप यू अ लाइन, लाइन मतलब छोटा सा पत्र लिखना। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है किसी विषय पर विवाद बंद करना। तो वी डोंट सीम टू एग्री सो लेट अस ड्रॉप द सब्जेक्ट, मतलब अब हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इस विषय को बात नहीं करनी चाहिए। ड्रॉप इन ऑन, मिलने जाना, तो डू ड्रॉप इन ऑन me whenever you have the time. Next idiom है drop out of, that is छोड़ देना। He had to drop out of the race when his car broke down. तो drop out the race मतलब उस रेस को छोड़ देना। Dutch courage, इसका मीनिंग होता है शराब पीकर आने वाली झूठी वीरता, तो उसको Dutch courage बोला जाता है। He showed a lot of Dutch courage but got frightened as the drink wore off. मतलब जैसे ही वो कहते हैं ना उतर जाती है, तब वो अपने फिर से डरने लग जाता है। अदरवाइज उस वक्त तो वो बिल्कुल चौड़ा होकर अपना डच करेज दिखा रहा होता है ना, तो मतलब वो जो जोश आ जाता है फालतू का। ईज समवन आउट, तो इसका अर्थ होता है शिष्टापूर्वक नौकरी से निकालना। ओके, आफ्टर द टू कंपनीज मर्ज्ड अ नंबर ऑफ देयर ऑफिसर्स हैड टू बी ईज्ड आउट, मतलब जैसे होता है ना बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ बाहर निकाल देना, जानबूझ के नहीं बट निकाल देना, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट नहीं है और पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग। इजी कम इजी गो, तो इसका मीनिंग होता है बिना प्रयास प्राप्त होना या खर्च हो जाना। He inherited great wealth,
but spent it all foolishly. It was a case of easy come, easy go. नेक्स्ट इडियम है eat humble pie. इसका मीनिंग होता है गर्व त्यागना या फिर विनम्र हो जाना. तो इसका आंसर क्या देख सकते हैं. He used to boast about his intelligence. बोस्ट अबाउट मतलब अपने इंटेलिजेंस के बारे में खुद ही बोलते रहना, है ना, खुद ही उनका उसका बढ़ावा देना, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद ही अपनी बढ़ाई करना. Now with such big examination results, he has to eat the humble pie. इसलिए उसे अपने मुंह की खानी पड़ी और चुपचाप उसे रहना पड़ा, गर्व त्याग दिया फालतू. Eat one's words मतलब शब्द वापस ले लेना. He was vehemently insisting on his point, but finally had to eat his words when the truth came out. लेकिन बाद में उसे अपने शब्द वापस लेने पड़े. Eat out इसका मतलब होता है होटल में भोजन करना. सेंटेंस है when you eat out, what restaurant do you generally go to? तो ये होता है eat out मतलब बाहर खाना खाना. ये वो idioms हैं जो कि e से स्टार्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट idiom है elbow room. एल्बो किसको बोला जाता है, कोनी को, लेकिन एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता. तो सेंटेंस ही इज गो गेटर एंड नीड्स जस्ट एल्बो रूम टू सक्सीड. नेक्स्ट इडियम है अर ऑन द सेफ साइड. अर बेसिकली मिस्टेक को बोला जाता है. दो पर्यायों में नुकसान न देने वाला पर्याय गलत हो तो भी स्वीकारना. टू अर ऑन द सेफ साइड आई गेव हिम 55 व्हेन ही आस्क्ड 70 पीसेस. तो ये हमारे सारे इडियम्स थे जो आज हमने पढ़े, और इसमें हमने वो इडियम्स कवर किए जो सी से, डी से और ई से स्टार्ट हो रहे थे. तो उम्मीद है कि आपको ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आए होंगे. आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.